राज अपनी माँ के साथ रहता था। जब उसके पिता का देहांत हुआ तो वो बहुत छोटा था। राज की माँ यशोदा ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला और उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया। वो एक कंपनी में मैनेजर था। माँ बेटी की बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन यशोदा ने कहा, राज, अब मुझसे घर नहीं संभाला जाता। सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूँ। मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर तेरी नज़र में कोई लड़की है तो बता दे मुझे। माँ, मेरी नज़र में कोई नहीं है। आप जैसा चाहे वैसा करो। फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। राज की माँ ने उसकी शादी मेनका से कर दी। पर मेनका घर का काम करना तो दूर, दोनों को बहुत परेशान करती है और घर में सबसे लड़ती रहती है। एक दिन यशोदा अपनी बहू को आवाज लगाती है, मेनका, ओ बेटी मेनका, उठ जा बेटा, सुबह हो गई। राज को ऑफिस जाने में देर हो रही है, नाश्ता बना दे। मेनका नींद में बुदबुदाते हुए कहती है, ये बुढ़िया रोज सुबह उठाने के लिए आ जाती है, खुद तो पूरी रात सोती नहीं और मेरी नींद खराब कर देती है। फिर मेनका जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आती हूँ, एक दिन लेट हो जाएंगे तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। यशोदा अपनी बहू की बात सुनकर चुप हो जाती है और उसके कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठ जाती है। मेनका कमरे से बाहर आती है और अपनी सास को बैठा देख मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद राज भी तैयार होकर बाहर आता है। मेनका मैडम, खाना तैयार हुआ या फिर आज भी भूखा ही भेजोगी? मेनका रसोई से आवाज लगाते हुए कहती है, ला रही हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई मशीन हूँ। देख रहे हो ना, खाना ही बना रही हूँ, कबड्डी तो नहीं खेल रही। राज बैठकर अपनी माँ से बातें करने लगता है। माँ, आपका चश्मा टूट गया था ना, बनवाया या नहीं? बन तो गया है, पर मेरे घुटनों में दर्द के कारण मैं लेने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं शाम को आते समय लेता आऊँगा। दोनों माँ बेटी की बातें मेनका बहुत गौर से सुन रही थी। वो नाश्ता लेकर आती है। क्या बात है मेनका, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेनका मुस्कुराते हुए कहती है, आज आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अच्छा सुनो जी, मुझे ना एक काम था आपसे। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आपका हुक्म सर आंखों पर। शाम को काम से घर आते ही मेरे लिए मेकअप किट ले आना। अरे तुम खुद ही ले आओ ना, मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। वो दुकान बहुत दूर है, मैं थक जाती हूँ और आज तो मैं घर से कहीं बाहर नहीं जा सकती। मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, तो आज किसी भी वक्त होम डिलीवरी के लिए आ सकते हैं। अरे तो परसों ले आओ, ज़रूरी है कि आज ही लेने जाओ? इतना सुनकर मेनका चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, बस अपनी माँ के लिए चश्मा लाने के लिए टाइम है। तुम दोनों ने मुझे पागल बना रखा है। दिन भर नौकरों की तरह काम करो और फिर इनके नखरे सहो। अब इसमें माँ कहाँ से आ गई? ज्यादा मुंह मत चलाओ। चश्मे की दुकान रास्ते में ही है और मेकअप के सामान की दुकान मेरे ऑफिस से बहुत दूर है। तुम्हें तो रोज किसी ना किसी बात पर झगड़ा ही करना होता है। अच्छा, तो मैं झगड़ा करती हूँ? मैंने अपना मेकअप का सामान क्या मंगवा लिया तो मैं झगड़ा कर रही हूँ? ज्यादा बोलोगे ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। दोनों में बहुत कहा सुनी होती है और राज गुस्से में अपने ऑफिस चला जाता है। दफ्तर पहुंचकर राज मन ही मन सोचता है, मुझे मेनका को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। उसे प्यार से समझाता तो शायद वो समझ जाती। अब क्या करूं? अब वो रूठी बैठी होगी। एक काम करता हूँ, शाम को मैं उसकी मेकअप किट ले जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। शाम को राज दौड़ा दौड़ा मेकअप की दुकान पर पहुंचता है, पर दुकान बंद हो चुकी होती है और दुकान दूर होने की वजह से रात भी काफी हो गई थी। राज अकेला सुनसान सड़क पर सोचता है, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। न माँ का चश्मा ला पाया और ना ही मेनका की मेकअप किट, और ना ही ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाया। ये शादी के बाद लाइफ इतनी कठिन क्यों हो जाती है? इतना कहकर राज जब घर पहुंचता है, मेनका गुस्से से पूछती है, कहाँ रह गए थे? इतनी रात हो गई है। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं जो रात भर आपके लिए जागती रहूंगी। कोई मुझे चैन से सोने भी नहीं देता।
और सुबह सुबह आपकी माँ कोयल बनकर मेरे कान में कूकने लगती है। मैं तुम्हारी मेकअप किट लेने गया था, पर जब तक मैं वहां पहुंचा तो दुकान बंद हो चुकी थी। मेरी मेकअप किट का बहाना तो मत बनाओ, जरूर किसी औरत से मिलने गए होंगे। वैसे भी कई सारी लड़कियों के कॉल आते रहते हैं आपको। यार हद है, वो कॉल मेरे ऑफिस के स्टाफ के होते हैं। तुम हर बार मुझ पर शक क्यों करती हो? तुम्हारे चक्कर में मैं माँ का चश्मा भी नहीं ला पाया। अब इसमें भी मेरा ही कसूर है। ऑफिस से जल्दी निकलते तो ले आते अपनी माँ का चश्मा। अब मेनका रोज किसी न किसी बात पर राज और यशोदा से लड़ती है। वो घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन पैसा पानी की तरह बहाती थी। उसकी इस आदत की वजह से घर का बजट बिगड़ जाता था। महीने के अंत में तो राज को उधार पैसे लेने पड़ते थे। धीरे धीरे उसकी सारी सेविंग भी खत्म हो गई। राज ने सोचा, अब पानी सर से ऊपर हो गया है, अब मेनका को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन राज घर आता है। उसके साथ एक लड़की होती है और दोनों के गले में फूलों की माला भी होती है। ये देखकर उसकी माँ पूछती है, अरे बेटा, ये सब क्या है और कौन है ये लड़की? माँ, ये आपकी नई बहू है, सीता। बेटा, ये तूने क्या कर दिया? पागल हो गया है क्या? एक पत्नी को संभाल नहीं पा रहा, दूसरी कहाँ से ले आया? मैंने तुझसे तेरी शादी से पहले ही पूछा था कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, तब तो तूने कुछ बताया नहीं। नहीं माँ, मैं अब होश में आया हूँ। मुझे कुछ ही दिन पहले सीता से प्यार हुआ है। मैं और सीता एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब मानो या मत मानो, लेकिन ये तुम्हारी बहू है। इतने में मेनका दोनों की आवाजें सुनकर कमरे से बाहर आती है और राज को देखकर हैरान हो जाती है। कौन है ये राज? तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? मेनका के सवाल का जवाब सीता देती है। मैं राज की पत्नी हूँ और यशोदा माँ की बहू। मेरी कोई बहू नहीं है, मेरी तो सिर्फ एक ही बहू है और वो मेनका है। जल्दी से तुम यहाँ से निकलो और अपना मुंह मत दिखाना कभी भी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मेनका तो हमेशा आपसे लड़ती है, फिर भी आप मेनका की तरफ बोल रही हो। ये जैसी भी है, पर यही मेरी बहू है। मैं इसे दुल्हन बनाकर इस घर में लाई थी। मेरे बाद मेनका ही इस घर को संभालेगी। मेनका यशोदा की बात सुनकर बहुत पछताती है। वो सोचती है, मैंने माँ जी को कितना परेशान किया, पर अभी भी वो मुझसे प्यार करती हैं। इतने में राज मेनका से कहता है, सीता यहीं रहेगी। तुम्हें सीता के साथ रहना है तो रहो, वरना तुम जा सकती हो। अगर तुम मुझे इतना परेशान ना करती तो मैं कभी ये कदम नहीं उठाता, पर अब कुछ नहीं हो सकता। झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच होते हैं, पर आप तो मेरी सौतनी ले आए। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। राज पर मेनका के आंसुओं का कोई असर नहीं होता। अब सीता उनके घर में ही रहने लगी। सीता सुबह जल्दी उठकर राज के लिए नाश्ता बनाती, उसे ऑफिस के लिए तैयार करती। सीता ने 2-4 दिन में ही सारा घर संभाल लिया। वो फालतू के खर्च भी नहीं करती थी। गुस्से में आकर यशोदा और मेनका उसे खरी खोटी सुनाते रहते, लेकिन वो उन दोनों की सारी बातें शांति से सुन लेती थी। झगड़ा करना तो मानो उसे आता ही नहीं था। देख बहू, उस सीता ने 2-4 दिन में सारा घर संभाल लिया। बचत करने में भी कितनी माहिर है ये लड़की। मैं तुझे कितना समझाती थी, लेकिन तू उल्टा मुझसे ही लड़ती थी। हाँ माँ, मुझे अब एहसास हो गया है मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और इस सब का कारण मैं ही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। भगवान आप जैसी सास सबको दे, पर मेरी जैसी बहू किसी को ना दे। इतना कहकर मेनका भागकर रसोई से मिट्टी का तेल लाकर अपने ऊपर डालती है, और जैसे ही मेनका माचिस लेती है तो राज उसे पकड़ लेता है। इतने में यशोदा सीता को मारने के लिए दौड़ती है। ये सब तेरे ही कारण हो रहा है। अगर मेरी बहू नहीं रहेगी तो तू भी जिंदा नहीं रहेगी। माँ माँ रुक जाओ। माँ, मैंने कोई शादी वादी नहीं की। ये सब तो ड्रामा था मेनका को सबक सिखाने के लिए। जी आंटी जी, मैं तो राज की कॉलेज की दोस्त हूँ
और राज ने ही मुझे कहा था ये ड्रामा करने के लिए। माँ, मैं मेनका के रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया था और इस वजह से मेरा काम में दिल भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो ये बात मुझे पहले भी तो बता सकता था। मैं बेचारी सीता को इतना बुरा भला कहती रही। मुझे माफ कर दे बेटा। आंटी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, बस अपनी बहू को समझा दीजिए। अगर उसने घर को ठीक से नहीं संभाला, खर्चे ज़्यादा किए और आप दोनों में से किसी के साथ झगड़ा किया तो मैं राज से सचमुच शादी कर लूँगी और मेनका की 4 दिन की सौतन बनने की जगह हमेशा के लिए उसकी सौतन बन जाऊंगी। सीता की बात सुनकर सभी हंसने लगे। अब मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी और फालतू खर्च भी नहीं करूंगी। आप दोनों मुझे माफ कर दो और सीता आप भी मुझे माफ कर दो। अलार्म ऑफ कर दिया है। अब देखती हूँ मेरी भाभी कैसे उठती है। चलो जल्दी से जाकर मम्मी के कान भर देती हूँ। बड़ी सेवा कर कर के उस घर में महान बनती फिरती है ना। ये है शीना, जो अपनी भाभी गुंजन के बारे में हर वक्त बुराई करती रहती है और अपनी माँ कलावती को हर पल गुंजन के खिलाफ भड़काती रहती है। दरअसल गुंजन ने कुछ ही समय में अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। वो एक सर्वगुण संपन्न बहू थी, जिसके चलते ससुराल में सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते और गुंजन को डांटते रहते। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे ये पासा पलट गया? आइए देखते हैं। मम्मी, ओ मम्मी, सुनो तो, देखो ना गुंजन भाभी अब तक उठी नहीं। अब तक नाश्ता नहीं बना, मेरे जले हुए टोस्ट और मलाई वाली चाय भी नहीं बनी, भाई और पापा का टिफिन भी नहीं पैक हुआ, और तो और सबसे ज़रूरी काम, आपकी पूजा का भोग भी नहीं बना अब तक। अरे बाप रे बाप। अरे शीना बेटा, लगता है तुझे कोई गलत फहमी हुई है। तभी अचानक से वहां पर गुंजन आ जाती है और कहती है, सारा काम हो चुका है शीना। अरे मेरी प्यारी ननद, तुम क्यों खामखा इतना टेंशन लेती रहती हो? तुम्हारी भाभी सब काम टाइम पे कर देती है। लेकिन गुंजन भाभी, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? दरअसल हुआ ये कि मेरे अलार्म क्लॉक की घंटी बजी ही नहीं। शायद मैं कल रात को अलार्म लगाना ही भूल गई होंगी, लेकिन खाटू महाराज की कृपा से मेरे मोबाइल फोन में सेट किए हुए अलार्म की घंटी बजी। देखा शीना, सीखो कुछ अपनी भाभी से। तुझे तो सिर्फ लाल लिपस्टिक लगाना ही आता है। नाश्ते के बाद शीना अपने कमरे में खूब गुस्सा होकर बैठी हुई थी। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। जब से इस घर में प्रवेश किया है, मेरा तो जीना दुश्वार कर रखा है। ये सब कुछ गुंजन भाभी की वजह से ही है। शीना अपनी सहेलियों से गुंजन की बुराइयां करती रहती। एक दिन जब गुंजन की तबीयत थोड़ी खराब होती है, तभी कलावती शीना से कहती है, अरे शीना बिटिया, जरा मुंह तो दिखा अपना। कब से जू की तरह फोन में घुसी पड़ी है। बोलो मम्मी, जल्दी से बोलो। जाकर रसोई में बर्तन मांज, धोकर उन्हें सुखा भी देना, और आंगन में धोए हुए गीले कपड़े हैं, उन्हें सुखा दे और सूखे कपड़ों को अंदर ले आ। क्यों? आपकी प्रिय पूजनीय गुंजन बहू कहाँ मर गई? बदतमीज लड़की, आइंदा से ऐसा कुछ भी कहा ना तो होठ पर ही मोमबत्ती का चटका दे दूंगी। तेरी भाभी की तबीयत जरा खराब है, उसे सर्दी हुई है, इसलिए डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है। अच्छा, तो अब एक नौकरानी बीमार पड़ गई तो अपनी बेटी को भी नौकरानी बना लो, है ना? तभी वहां पर गुंजन का पति अंकुश आ जाता है और अपनी बहन शीना को इस तरह गुंजन की बुराई करते हुए सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। शीना, तुम अपनी भाभी को नौकरानी बोल रही हो? अरे शर्मो हया कुछ है कि नहीं, कि बेच दी? अपनी ही भाभी को कोई ऐसे बोलता है क्या? छी, एक ननद होने पर लानत है तुम पर शीना।
अंकुश ये कहकर अपनी बीमार पत्नी के पास जाकर उसकी देखभाल करने लगा। वहीं शीना उसके जाने के बाद मुंह बनाते हुए कहती है, पहले बहन की चोटियों का दीवाना था और अब अपनी बीवी का पालतू कुत्ता बन गया है। इस साल तो भाई को राखी बांधूंगी ही नहीं मैं जा रही हूँ मूवी देखने थिएटर में। मैं कुछ काम नहीं करने वाली। ऐसे ही शीना हमेशा गुंजन की बुराइयां करती रहती और उससे नफरत करती। लेकिन एक दिन जब गुंजन बाजार से घर को लौट रही थी, तभी वो शीना को एक लड़की के साथ गार्डन में बैठा हुआ देख लेती है। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को कसकर थामा था। हाय राम, हे खाटू महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी ननद का बॉयफ्रेंड? ये तो बेहद टॉप सीक्रेट होगा फिर तो। गुंजन चुपके से शीना और उस लड़की की बातें सुनती है। ऋषभ, मुझे नहीं पता। हमें घर पर हमारे रिश्ते के बारे में सबको बताना चाहिए। तुम क्या कहते हो? एक काम करो, घर पर ही क्यों, भोपू लो और पूरे शहर में ऐलान करो। अरे शीना, तुम्हें ये सब कुछ इतना आसान कैसे लगता है? थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर इस बारे में सोचते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो ऋषभ। मैं ही बेवजह परेशान हूँ। वैसे भी हमारी शादी होना तो बहुत मुश्किल काम है। इन लोगों को मनाना और इतने लोगों का साथ होना, ये सब नहीं हुआ तो शादी थोड़ी ना कहलाएगी। इसी बीच गुंजन वहां आ जाती है। गुंजन को देखकर दोनों शीना और ऋषभ चौंक जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। वाह वाह वाह, क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, एकदम बढ़िया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शीना कि तुम इतनी छुपी रुस्तम होगी। घर वालों से छिपकर यहाँ अपनी प्रेम कहानी रचा रही हो। वो एक्चुअली मैं ये क्या मैं लगा रखा है? जो बोलना है खुल के साफ साफ बोलो। कुछ भी तो नहीं। भाभी, गुंजन भाभी, प्लीज घर पे किसी को कुछ भी मत बताना इस बारे में। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भाभी। लेकिन शीना। भाभी प्लीज। गुंजन काफी सोचती है और फिर तय करती है, ठीक है, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप जो चाहोगी वो। मैं माँ की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके सारे काम भी निपटा दूंगी। आपको फुल आरामदायक जीवन दूंगी, पर आप इस राज को यहीं पे दफन कर दीजिएगा। फिर क्या, शीना अब से घर का सारा काम करने लग जाती है। वो गुंजन का खाना बनाते समय हाथ बटाती, कलावती की सेवा करती, अंकुश के लिए कॉफी बनाती और उसका मनपसंद खाना भी बनाती। शीना का ये अचानक से हुआ परिवर्तन देखकर कलावती की आंखों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। शायद खाटू महाराज ने देर से ही सही, लेकिन मेरी शीना को सद्बुद्धि दे ही थी। इसीलिए तो इसमें एक हफ्ते में ही इतना बदलाव आया है। काम, हरकतें और चाल चलन से पूरी की पूरी सुधर गई मेरी बेटी। वरना ये तो पहले से ही बस काम का नाम सुनते ही मीलों दूर भागती रहती। और तो और अपनी भाभी की आजकल बुराई भी नहीं करती। चल, अच्छी बात है, दोनों ननद भाभी का रिश्ता यूं ही बरकरार रहे। और गुंजन बहू तो शीना को ठीक कर ही देगी, क्योंकि वो है ही कमाल। हाँ माँ, आखिर बेबी किसकी है? शीना की सच्चाई से बेखबर कलावती और अंकुश दोनों तारीफ करते रहते हैं। एक दिन दोनों किसी काम से बाहर जाते हैं और घर में शीना और गुंजन ही होते हैं। बोर हो रहा है ना शीना? हाँ भाभी। भाभी सुनिए ना, वो ऋषभ ना हमारी गली से गुजर रहा था। उसने मेरी फेवरेट जलेबियाँ भी लाई है मेरे लिए। क्या मैं उसे मिलने जाऊं या उसे घर पर ही बुला लूं? प्लीज हाँ कह दो ना भाभी। पर शीना, तुम्हें पता है ना, सासू माँ और अंकुश कभी भी घर पर वापस आ सकते हैं। प्लीज भाभी, आपको मेरी कसम। अच्छा बाबा, ठीक है,
बुला लो उसे घर पर, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए। फिर उसके बाद तुम्हें ही उसे जाने के लिए कहना होगा। ओके भाभी, थैंक यू सो मच, यू आर बेस्ट। ऋषभ घर पे आता है और वो अपने साथ जलेबियां भी लाता है। शीना, ऋषभ और गुंजन तीनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर अंकुश और कलावती भी आ जाते हैं और वो लोग शीना और ऋषभ की बातें सुनते हैं। थैंक्स गुंजन भाभी, आप दो प्यार करने वालों को सपोर्ट करके बहुत ही पुण्य वाला काम कर रही हो। हाँ गुंजन भाभी, मैं और ऋषभ एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और अब जो भी है मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ ऋषभ ही है। सॉरी, मैंने जाने अनजाने में आपको काफ़ी चोट पहुंचाई है भाभी। ओ उतने में कलावती चिल्ला पड़ती है। अच्छा जी, गुंजन बहू, तू यहाँ लव गुरु बनी बैठी है और इन दोनों का चक्कर चला रही है। ओए लंगूर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? लेकिन मम्मी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्लीज़ हमारी शादी करवा दो। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसे कोई भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से मैं तेरी शादी नहीं करा सकती। शीना, तेरी शादी उसी लड़के से होगी जो हम पसंद करेंगे। शीना और ऋषभ दोनों अलग हो जाते हैं और अलग रहकर शीना खाना पीना छोड़ देती है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो घर पे किसी से बात तक नहीं करती। गुंजन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो शीना को अपने साथ एक मंदिर में ले जाती है और वहाँ पर ऋषभ को भी बुलाती है। वो वहाँ पर शीना को एक दुल्हन का जोड़ा पहनने के लिए देती है। ये लो शीना, इस जोड़े को पहनो। आज तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मम्मी, भाई। हाँ गुंजन भाभी, वो दोनों इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी वहां पर कलावती और अंकुश ढोल नगाड़े बजाते हुए आते हैं और कलावती ढोल बजाते हुए कहती है, ऐसा कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे शादी को? मेरी इकलौती बेटी की शादी है भाई। और मेरी इकलौती बहन की, क्योंकि वो तो हजारों में एक है, मेरी जान, मेरा सब कुछ। कलावती और अंकुश के इस बदले हुए रूप को देखकर शीना और ऋषभ आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह जाते हैं। ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? कोई मुझे चिमटी काटो। गुंजन भाभी, ये सब कैसे हुआ? रुक जा, मैं बताती हूँ। आज सुबह। सासू माँ, अंकुश जी, ये आप दोनों बहुत गलत कर रहे हो। अरे ऋषभ में खराबी ही क्या है? इतना अच्छा लड़का है, शीना से इतना प्यार करता है, पैसे वाला है, परिवार वाले भी अच्छे हैं। आप दोनों दो प्यार करने वालों को अलग करके बहुत गलत कर रहे हो। सासू माँ, अंकुश जी, एक मिनट, बस एक मिनट के लिए अपने अहंकार को साइड में रखिए और अपनी बेटी और अपनी बहन की खुशियाँ, उसका मन, उसका दिल क्या चाहता है, उस पर ध्यान देकर देखिए। फिर आपको सही क्या है और गलत क्या है सब समझ में आ जाएगा। हाँ गुंजन बहू, तू एकदम सही कह रही है। आखिर है तो वो मेरी बच्ची ही। तुमने बिल्कुल सही कहा। जहाँ उसकी खुशियाँ हैं वहीं उसे जाना चाहिए। कलावती और अंकुश मान जाते हैं और फिर शीना और ऋषभ दोनों मंदिर में भगवान के आशीर्वाद लेते हैं और बाद में दोनों के परिवार वाले एक होकर धूमधाम से शीना और ऋषभ की शादी कराते हैं। और इस तरह गुंजन सबके खिलाफ जाकर अपनी ननद शीना के लिए घर वालों को मना लेती है और ननद का घर बसा देती है। संगीता एक खानदानी और संगीत में घराने की बेटी थी। पढ़ाई के लिए उसके दादा दादी उसके पास के कॉलेज में डालते हैं, जहां उसे मिलता है एक गबरू पंजाबी लड़का विवेक। हाँ, कैसी मस्त सी लड़कियां। काश इससे मेरी शादी हो जाए। संगीता है वो, पता है कितने एलिट खानदान की लड़की है। नाम चलता है इनके दादा दादी का।
इसकी माँ तो कहीं की राजकुमारी है ऐसा सुना है। नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है इसके घर। अरे तो हम कहाँ से गए गुजरे परिवार के हैं? साढ़े भी ट्रक चलता है शहर विच। हाँ। फिर क्या, संगीता के पीछे विवेक हाथ धोकर लग जाता है। और फिर वही होता है जो हर कहानी में होता है, हीरोइन को हीरो से प्यार। लेकिन प्यार, अरे भाई यहाँ कहाँ जाकर जिंदगी रुकती है, जिंदगी तो अब शुरू होती है। गुस्ताखी माफ करना माँ, मैं विवेक से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, कृपया इजाजत दें। ओ मेरी राजकुमारी, कौन है ये? कहाँ की सल्तनत रही है इन लोगों की? जाना पहचाना नाम तो नहीं लग रहा। कौन है इसके खानदान के लोग? दादा परदादा? माँ वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप सभी को मना ले और हम उनकी कोठी चले जाए तो शायद सब पता चल जाएगा। तो समझ में आया कैसे पर्दे में सारी बातें भी हो गई। शांत लहजा, इज्जतदार और बड़े खानदानी लोग, लेकिन फिर संगीता की दादी। अरे संगीता को लड़का पसंद है तो हम चलेंगे उन लोगों के यहाँ बात करने। संगीता ये सुनकर जोर से खुशी के मारे चिल्ला पड़ती है। अरे वाह, मजा आ गया। पहली बार संगीता के घर में किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। दादी और माँ एक साथ संगीता की ओर देखते हैं। संगीता, ये क्या? आपको ये किसने और कहाँ सिखाया? बेटा, आप नहीं जानती कि घर में जोर जोर से कौन चिल्लाते हैं? वो कैसे लोग होते हैं जो तेज आवाज में बात करते हैं? संगीता को बचपन की सारी बात याद आ जाती है कि शांत रहना कितना जरूरी है। जी हमें माफ करें, गलती हो गई। बेटा, भाषा इंसान की असली पहचान होती है। जिसकी भाषा पर लगाम नहीं वो इंसान नहीं। पर कोई बात नहीं, आगे से ना करना। और विवेक को बोल दीजिए हम कल आएंगे। संगीता की माँ, सारी तैयारी कर लेना। और फिर अगले दिन ढेर सारे लोगों को लेकर संगीता का परिवार विवेक के घर जाता है। विवेक की माँ, जो कि पक्की पंजाबन होती है। तेरी माँ की आंख, इतने बड़े बड़े थाल में इतना सारा मेवा, फल और मिठाई। अरे वाह विवेक, क्या हाथ मारा है। अरे माँ, कायदे से रह ले, बड़े घर की लड़की है। मेरे प्यार के कारण शादी करने को राजी है। माँ प्लीज मेरी शादी ना तोड़वा देना ऐसी भाषा बोलकर। माँ को विवेक पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तू भाषा का ज्ञान देगा? अरे तुझे बोलना ही तो मैंने सिखाया है। सभी हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। जिस घर में जोर से बात भी नहीं की जाती, उस घर की लड़की ऐसे घर में जहां सास बात बात पर गालियां देती है। अरे कैसे मैनेज करेगी? संगीता, ये क्या है बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे मैनेज करोगी? ये लोग तो पास बिठाने के लायक भी नहीं है। तभी संगीता की सास हाथ में बड़ा सा हार लेकर संगीता के गले में डालती है। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन तुझे देख कर लग रहा है कि तू इस घर की रोशनी है मेरी बच्ची। ये बोलकर वो संगीता को चुम लेती है। सभी ये देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। तो क्या करते हैं आपके पति और आपके पुत्र? जी ट्रक चलाते हैं। अब नहीं वो आंटी, माँ वो पुरानी बात कर रही है। हम लोगों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। विवेक ट्रैवल्स है ना, वो हमारा ही है। तभी विवेक के पिताजी भी आ जाते हैं। पता है लड़की वाले आ रहे हैं, लेकिन यह नहीं कि वक्त पर आ जाएं। बहन जी बस करिए,
मैं थोड़ी देर अगर यहाँ और रुकी तो लगता है कि कान से खून आ जाएगा। अब माफ़ करिए, वो क्या है ना, मेरी बीवी बचपन से ही थोड़ी गाली गलौज देती है। हमने भी आदत नहीं छुड़वाई। वो क्या है ना, प्यारी है हमारी। अरे प्यारी व्यारी कोई ना हो, वो क्या है ना, जब से शादी हुई है तब से ये तरक्की कर रहा है। हाँ, ये भी है। फिर पिता संगीता की ओर देखते हैं और कितनी प्यारी बिटिया है। हम लोगों की तो किस्मत ही खुल गई जो ये हमारे घर की बहू बनेगी। संगीता की माँ को विवेक के माँ पिता का व्यवहार अच्छा लगता है और वो संगीता की शादी के लिए मान जाती हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद अरे चाय ले लो, सोते ही रहोगे क्या तुम लोग? खोलो कमरा। संगीता सास की बात सुनकर रोने लगती है। रोते रोते वो दरवाजा खोलती है, जहाँ सास उसे रोता हुआ देखकर और क्या हुआ मेरी बहू को? अरे बेटा क्या हुआ? विवेक, तूने ही कुछ बोला होगा पुत्र। पति को जोर जोर से डांट खाता देख संगीता और जोर से रोने लगती है। हाय रे, क्या हो गया? कल तक तो ठीक थी, क्या हो गया बहू? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, तूने ही तो कहा है। माँ को कौन तू कहता है? आप बोलिए ना। अरे देख देख, तेरी बीवी कितनी संस्कारी है, और एक तू न जाने किस खानदान का है। संगीता पति को क्या सिखाती जब सास ऐसी भाषा में बात कर रही हो। सास तो चली जाती है, लेकिन संगीता विवेक को देखने लगती है। अब वो क्या है ना कि माँ बचपन से ही आप माँ जी को क्यों नहीं समझाती कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना किया करे? देखो, जो तू समझा सकती हो तो समझा ले, मेरे तो बस की नहीं है, और मुझे ना अब आदत सी हो गई है। तभी बहू के फोन पर मायके से फोन आता है। बेटी संगीता, कैसी हो? माँ प्रणाम, मैं ठीक हूँ। आप लोग कुशल मंगल? संगीता को तो लग रहा था कि ससुराल की हालत देखकर माँ अब कभी उसके घर नहीं आएगी, लेकिन बेटा, वो राजस्थान वाली तेरी मामी है ना, वे लोग शादी में नहीं आ पाए थे तो तुझसे मिलने आना चाहते हैं। हम शाम तक तुम्हारे घर आ जाएंगे। बाकी सब ठीक है ना? तुम्हारी सास? माँ माफ़ करे, लेकिन मामी तो बड़ी ही नखरीली है। मेरी सास को देखकर तो वो लोग बातें बनाएंगे ना। माँ, मिलना है तो मैं ही आ जाती हूँ घर पर। लेकिन संगीता की माँ नहीं मानती और फिर शाम को सारा परिवार संगीता के घर पहुंच जाता है। इतने सारे लोग, मेला लगा है क्या? कौन है ये अजीब अजीब से लोग? ऐसा लग रहा है जैसे किसी रामलीला से भाग कर आए हैं। अरे ये क्या, ये तो बहू की माँ है। हे भगवान, ये क्या बोली जा रही है? ये संगीता की सास है क्या? हाँ, वो क्या है ना, बहन जी ने पूरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का संभाला था पति के साथ मिलकर, तो थोड़ी जुबान थोड़ी। वैसे बहन जी, मैं संगीता की मामी हूँ, जोधपुर घराने से। आप लोगों के घराने के बारे में बताया नहीं कुछ। संगीता समझ जाती है कि मामी सास से मजे लेने के मूड में है, तो वो जोर से चिल्लाती है। संगीता, क्या हो गया बेटा? माँ, चूहा, मेरे पैर के पास चूहा। अरे किस चूहे की हिम्मत हो गई जो मेरी बहू के पैर पर चढ़े? अब भी सबक सिखाती हूँ। संगीता की सास की बात सुनकर सारे मेहमान मुंह दबा दबा कर हंसने लगते हैं। संगीता को ये देखकर थोड़ी शर्म आती है। वो सास पर गुस्सा हो जाती है। क्या है माँ जी, न भाषा पर पकड़ है ना ही जुबान पर। सोचती भी है आप जो बोलती है उसका मतलब क्या होता है। जो मर्जी गाली दिए जा रही हैं। अरे कैसे खानदान की हैं आप?
मैंने तो गलती ही कर ली शादी करके। संगीता ये बोलकर खड़ी रहती है, लेकिन सास, जिसे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा था, आज तक जिस घर में वो रानी की तरह रह रही थी, वो शांत हो जाती है। वो खुद की बेइज्जती समझकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो क्या है ना, मेरी कंपनी से फ़ोन आ रहा है। बेटा संगीता, घर वालों को खिलाओ उनका मनपसंद खाना। हाँ, मैं ज़रा आता हूँ। ससुर भी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विवेक, वो क्या है ना, पापा के पास आज काम थोड़ा ज़्यादा है, मैं ज़रा उनकी मदद कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ। एक एक करके सभी वहां से चले जाते हैं। कैसे लोग हैं, कोई आया है कुछ कदर ही नहीं है। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं? संगीता का गुस्सा देखकर तो मुझे भी गुस्सा आया था। वैसे संगीता, ये पसंद तो तुम्हारी थी, तुम सब जानती थी, फिर अपनी सास पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और वो कर भी क्या रही थी? तुमको काटने के लिए जो चूहा आया उसी को तो मार रही थी। जो भाषा उनकी है वो तो रहेगी, लेकिन जो प्यार और स्नेह उनका तुम्हारे लिए दिखा, वो किसी भी सास का बहू के लिए कम ही देखा जाता है। संगीता को माता पिता की बात से खुद की गलती का एहसास होता है। वो सास के पास जाती है और सासू माँ माफ नहीं करेंगी। सास संगीता के मुंह से गालियां सुनकर हंसने लगती है। गालियां मत दिया कर बहू, तू कौन सा मेरे जैसे खानदान से है? तू तो मैं तो आपकी ही बेटी हूँ माँ जी। चलिए, और मुझे माफ कर दीजिए। गर्भवती देवरानी। कामिनी की शादी एक सामान्य परिवार में अभी कुछ ही दिन पहले हुई है, लेकिन उसके नखरे महारानियों की तरह। उसे घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से वो ना काम करने के नए नए बहाने ढूंढती रहती है। उसके घर में उसकी जिठानी विनीता है, जो घर के सभी काम खुशी खुशी करती है। विनीता की सास कमला को भी अपनी छोटी बहू की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन कामिनी छत से नीचे आते हुए सोचने लगी, क्यों ना मैं अपना पैर मुड़ने का बहाना बनाऊं? इससे कुछ दिन तक मुझे काम करना ही नहीं पड़ेगा। कामिनी सीढ़ियों से उतरते हुए जोर से चिल्लाई, ओए माँ, मैं तो मर गई, मेरा पैर। कामिनी की आवाज सुनकर जिठानी दौड़ती हुई आई। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि तभी मेरा पैर मुड़ गया। लगता है पैर में मोच आ गई है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। डॉक्टर का नाम सुनकर कामिनी घबरा कर बोली, नहीं नहीं भाभी, गर्म हल्दी का लेप लगा दूंगी ना तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। आप मुझे बस मेरे कमरे तक छोड़ दे। विनीता कामिनी को उसके कमरे तक ले जाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। कामिनी मन ही मन खुश होती है और कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने भाभी को। अब तो कम से कम 1 हफ्ते तक काम नहीं करूंगी। इस तरह पूरे 1 हफ्ते तक घर का सारा काम जेठानी ने किया और देवरानी ने बस आराम किया। इसी तरह कामिनी नए नए तरीके से अपनी जेठानी को बेवकूफ बनाती और घर का सारा काम अपनी जेठानी से करवाती। लेकिन कमला बहुत चालाक थी। वो अपनी छोटी बहू की करतूतों के बारे में सब कुछ जानती थी और वो अपनी बड़ी बहू को काफी बार समझाने की कोशिश भी करती। बहू, तू अपनी देवरानी की चालाकी क्यों समझती नहीं? अरे वो तुझे बेवकूफ बनाती है, 1 नंबर की काम चोर है, इसलिए तो बहाने बनाती है ताकि उसे काम ना करना पड़े। नहीं नहीं माँ, कामिनी ऐसी नहीं है। इस बार तो उसके पैर में बहुत चोट आई थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अगर उसके पैर में चोट ना लगती ना तो वो इतनी जोर जोर से रोती भी नहीं माँ। अरे बहू, कैसे समझाऊं तुझे इसकी चालाकियां? तू बहुत भोली है और वो बहुत चालाक।
छोड़िए ना माँ जी, आप क्यों फिजूल की चिंता कर रही हो? मुझे तो घर का काम करना अच्छा लगता है। इस तरह कमला विनीता को बहुत समझाती, लेकिन विनीता कभी उसकी बात नहीं समझती। एक दिन विनीता के घर पर उसकी पड़ोसन आई और उस दिन घर पर कोई नहीं था। बस कामिनी थी जो बेमन से घर के काम में लगी। विनीता, कामिनी, कोई घर पर है या नहीं? कामिनी किचन में से आवाज लगाती है। भाभी जी, मैं किचन में हूँ, यहाँ आ जाइए। कामिनी, आज तुम खाना बना रही हो? तुम्हारी सास और जेठानी कहाँ है? हाँ देखिए ना, मैं ही खाना बना रही हूँ। सास तो मंदिर गई है और भाभी अपने भाई के घर। रात तक आ जाएगी, इसलिए आज का खाना मैं बना रही हूँ। आप बताइए कैसे आना हुआ? काम तो कुछ नहीं, वो तो मैं घर पर खाली बैठी थी तो सोचा थोड़ा तुम लोगों के पास बैठ लेती हूँ। वैसे तुम आज खाने में क्या बना रही हो? कुछ खास नहीं, बस दाल चावल बना रही हूँ। भाभी जी मेरी छोड़ो, आप बताओ आप क्या बना रही हो खाने में? आपके हाथ के खाने की तारीफ बात सुनी है मैंने। अरे मैं तो घर का कोई काम नहीं करती, मेरी सास ही बनाएगी आज का खाना। आप घर का काम नहीं करती तो आपकी सास आपको कुछ कहती नहीं? नहीं, मेरी सास मुझसे कुछ नहीं कहती, मेरा बहुत ध्यान रखती है। वो इसलिए क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। प्रेग्नेंट हूँ, तो जब तक मेरा बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता, मेरे पति और मेरी सास ने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी, बस आराम करूंगी। पड़ोसन तो गर्भवती होने की बात बोलकर चली गई, लेकिन कामिनी सारी रात उसके बारे में सोचती रही। ये तो अच्छी बात बताई भाभी जी ने। गर्भवती होने के इतने सारे फायदे होते हैं। एक तो घर का काम कुछ नहीं करना पड़ता, दूसरा घर वाले ख्याल भी बहुत रखते हैं, और तीसरा अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती है। मुझे भी कोई ना कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। जब सुबह हुई तो कामिनी ने अपना उतरा हुआ सा चेहरा बनाकर अपनी सास और जेठानी से कहा, माँ जी, भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। चक्कर आ रहे हैं, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, और सुबह से ना 2 बार उल्टी भी हो गई है। आज सुबह सुबह तेरी फिर से नौटंकी चालू हो गई। कैसी बात करी हो माँ जी, देखिए ना बेचारे का चेहरा कितना उतर गया है। कामिनी तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। विनीता को अपने साथ आता देख कामिनी को अपना खेल खत्म होते दिखाई दिया, तो वो झट से बोली, हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं भाभी, आप घर पर ही रहिए, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है ना, और माँ जी भी तो अकेली है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। कामिनी की बात सुनकर विनीता रुक गई और कामिनी डॉक्टर के क्लिनिक आ गई। वहां एक नर्स से उसने कहा, आपको ना मेरी प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए मैं आपको बहुत सारे रुपए दूंगी। पैसों के लालच में नर्स ने कामिनी को प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बना दी। वो रिपोर्ट लेकर कामिनी घर पहुंची और अपनी रिपोर्ट जेठानी के हाथ में थमा दी। जेठानी ने रिपोर्ट पढ़ी तो बहुत खुश हो गई। माँ जी, हमारी कामिनी माँ बनने वाली है, ये गर्भवती है। बधाई हो माँ, आप दादी बनने वाली हैं। विनीता के मुंह से दादी बनने की बात सुनकर कमला को बहुत खुशी हुई। उसने कामिनी को गले लगा लिया और कहा, आज के बाद तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, आखिर तुम मेरे घर के वारिस को जन्म देने वाली हो। अब कामिनी को इस बात की बहुत खुशी है कि उसे कम से कम 7-8 महीनों तक तो काम नहीं करना पड़ेगा, और उसकी जेठानी के साथ साथ अब उसकी सास भी उसका बहुत ख्याल रखेगी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और कामिनी लगातार गर्भवती होने का नाटक करती रहती है। काफी महीने गुजर गए हैं, कहीं घर वालों को शक न हो जाए मेरे ऊपर। मुझे अपने पेट पर कुछ बांध लेना चाहिए ताकि मैं घर में सभी को गर्भवती लगूं। लेकिन क्या बांधूं? हाँ, ये तकिया लगा लेती हूँ। इस तरह कामिनी ने अपने पेट पर तकिया लगाकर काफी दिन तक घर वालों को बेवकूफ बनाया, लेकिन उसकी सास को उसके ऊपर शक होने लगा था।
विनीता, मुझे लगता है कि कामिनी गर्भवती नहीं है। क्यों माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यह तो बिल्कुल सामान्य महिलाओं की तरह रहती है। ना इसकी चाल में कोई बदलाव आया, ना इसके शरीर में। जैसी पहले थी वैसी ही अब है। हाँ माँ जी, वैसे आप सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। कभी कभी मैं इसके कमरे में जाती हूँ तो ये डांस कर रही होती है, और मैंने अक्सर देखा है कि कामिनी सीढ़ियों पर बहुत जल्दी जल्दी चढ़ती है। मैं आज ही इससे सारी बात पूछती हूँ कि ये चक्कर क्या है। देखना, एक बार में ही सब कुछ सच बता देगी। नहीं नहीं माँ जी, आप इससे ऐसे मत पूछना, नहीं तो ये कोई नई कहानी बनाकर खड़ी कर देगी। अरे तो क्या करें हम? हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मेरे पास एक तरीका है। विनीता ने कमला को सारी बात समझा दी, और अगले दिन विनीता ने सीढ़ियों पर तेल डाल दिया और कुछ लकड़ियां जलाकर सारे घर में धुआं धुआं कर दिया। उसके बाद कमला जोर जोर से चिल्लाने लगी, आग! आग! छोटी बहू, बड़ी बहू, घर में आग लग गई है, जल्दी भागो, बाहर निकलो घर से। कमला की आवाज सुनकर कामिनी जल्दी से उठी और चारों तरफ देखने लगी। उसे अपने कमरे में धुआं दिखाई दिया तो उसे लगा कि आग लग गई है। वो फटाफट सीढ़ियों से उतरी तो उसका पैर तेल पर पड़ गया और वो गिर गई। जैसे ही वो गिरी, उसके पेट पर बंधा तकिया भी गिर गया। विनीता ने जल्दी से वो तकिया उठा लिया और बोली, अच्छा, तो ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं दीदी, वो तकिया है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए? तू गर्भवती होने का नाटक कर रही थी, इतने दिनों से हमें पागल बना रही थी। तुझे शर्म नहीं आई इतना झूठ बोलते हुए? कामिनी, मैंने तुम्हारी हर बात पर आंखें मूंद कर भरोसा किया है। हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया है। माँ मुझे समझाती थी, लेकिन मैंने कभी माँ की बात पर भरोसा नहीं किया। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब इसलिए किया कि मुझे काम ना करना पड़े। माँ जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। काम ना करने के लिए तो तू पहले भी बहाने बनाती थी। इसी तरह कोई छोटा मोटा बहाना बना लेती तो हम तुझे माफ भी कर देते, लेकिन इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी। इस बार तो तुमने सारी हदें पार कर दी। कामिनी ने अपनी सास और जेठानी से बहुत माफी मांगी, लेकिन उन्होंने उसे माफ नहीं किया। तुझे घर का काम करना पसंद नहीं है ना? हमेशा काम चोरी के बहाने ढूंढती रहती है ना? आज से तू हमारे साथ नहीं रहेगी, अब तू हमारे पुराने घर में रहेगी। अपना सामान उठा और निकल जा इस घर से। कमला ने अपनी छोटी बहू को अलग घर में भेज दिया और बड़ी बहू के साथ उसी घर में रहने लगी। अब कामिनी अकेले रहती और अपने घर का काम खुद ही करती। वो अपनी काम चोरी की आदत को बदलने की कोशिश कर रही है ताकि उसके घर वाले उसे माफ कर दें।